हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। आज करते हैं बाकी के प्रोविजन और सेक्शन 17 को बेटा फिनिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं सबसेक्शन 5 की। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। कौन सा ऐसा इनपुट टैक्स है जिसका क्रेडिट नहीं मिलता, किस आइटम पर यह लगा करता है वो हम देखते हैं बेटा। आइए, फर्स्ट सीरियल नंबर है बेटा। सेकंड में गुड्स या सर्विसेज बताई गई है जिनका क्रेडिट क्या है, ब्लॉक्ड। और थर्ड जो कॉलम है वो बात करता है एक्सेप्शंस की, यानी जो सेकंड कॉलम में गुड्स या सर्विसेज दी गई है उनके रेस्पेक्ट में क्रेडिट मिल जाएगा, ये थर्ड पॉइंट में बताया गया है। और फोर्थ में है रिमार्क्स, जो थर्ड पॉइंट में कंडीशन दी हुई है बेसिकली उनके बारे में कमेंट किया हुआ है। ठीक है, चलिए नंबर 1, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विद सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर रेफर्ड एज इन एलिजिबल मोटर व्हीकल इन दिस टेबल। देखिए क्या बात कर रहे हैं, वो मोटर व्हीकल जो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए यूज हो रहा है और जिसकी कैपेसिटी कितनी है, अप टू 13%। और 13% में यहाँ पर ड्राइवर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको मोटर व्हीकल की एक डेफिनेशन कराना चाहता हूँ, उसके बाद ही हम इस प्रोविजन को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो देखिए बेटा मोटर व्हीकल का क्या मतलब है। मोटर व्हीकल शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन क्लॉज 28 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है बेटा, उसका जो सेक्शन 2 है उसका क्लॉज 28 है, उसमें जो मीनिंग असाइन किया गया वही मीनिंग लिया गया है जीएसटी में। वहां पर क्या मीनिंग दिया गया है वो नीचे दिया हुआ है। आइए समझिए क्या बात करता है। मोटर व्हीकल और व्हीकल अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 मीन्स, क्या मतलब है, एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल adapted for use upon roads, whether the power of propulsion is transmitted thereto from an external or internal source, and includes a chassis to which a body has not been attached and a trailer, but does not include a vehicle running upon fixed rails or a vehicle of a special types adapted for use only in factory or in any other enclosed premises, or a vehicle having less than 4 vehicles fitted with engine capacity of not exceeding 25 cubic centimeters। देखिए बड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जितने भी व्हीकल आप देखते हैं सड़क पर चलते हैं बेटा, रोड पर चलते हैं, वो सारे के सारे क्या है, मोटर व्हीकल हैं। बट मोटर व्हीकल में क्या क्या इंक्लूड नहीं किया गया है उसे समझ लीजिए। नंबर 1, वो व्हीकल जो फिक्स्ड रेल्स पर चलते हैं, यानी ट्रेन की बात की जा रही है, ट्रेन को मोटर व्हीकल में इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट, वो व्हीकल जो स्पेशल टाइप के हैं और किसी फैक्ट्री के लिए अडॉप्ट किए गए हैं, उस फैक्ट्री में वो चलते हैं, वो भी बेटा मोटर व्हीकल नहीं है। नंबर 3, किसी एनक्लोज्ड प्रेमाइसिस में वो व्हीकल यूज होते हैं, तब भी बेटा वो मोटर व्हीकल में नहीं आएंगे। या वो व्हीकल जिनमें कितने पहिया हैं, 4 पहियों से कम है और इंजन कैपेसिटी कितनी है बेटा, अप टू 25 सीसी है। तो ये 4 तरह के व्हीकल्स जो हैं बेटा मोटर व्हीकल्स में नहीं आते। इन चारों को छोड़ के जितने भी व्हीकल्स आप सड़क पर देखते हैं मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में कवर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पर। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या बात करता था, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विद सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13%, यानी वो मोटर व्हीकल जिसमें ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके पर्सन का, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी हो अप टू 13% की। तो उस केस में इस व्हीकल पर क्या बेटा, अगर इनपुट टैक्स लगता है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये बात की जा रही है। ठीक है, इस व्हीकल का जो नाम यहाँ पर दिया गया है कॉलम में जो हम पढ़ेंगे वो दिया गया बेटा इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटा मोटर व्हीकल में कौन कौन से व्हीकल इंक्लूड हो चुके हैं, कार को भी इंक्लूड कर लिया गया बेटा, कैपेसिटी कितनी मेंशन की गई है, अप टू 13%। ठीक है, ट्रक को भी इंक्लूड कर लिया गया। क्या बसेस को इंक्लूड किया गया है, आंसर इज नो। बसेस की कैपेसिटी बेटा 13% से ज़्यादा होती है, यानी उस पर आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, एक्सेप्शन की बात की जा रही है। ये जो इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स हैं, अगर वो यूज्ड होते हैं फॉलोइंग पर्पस के लिए, किसी भी फॉलोइंग पर्पस के लिए, जितने भी इसमें मेंशन किए गए हैं, तो बेटा ये जो इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स हैं इन पर लगने वाला जो इनपुट टैक्स है
उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। नंबर 1, मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, अगर फर्दर टैक्सेबल सप्लाई की जा रही है उस मोटर व्हीकल की तो मिल जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास आ रही है बेटा कार, और डीलर जो है कंज्यूमर को सेल कर रहा है, तो इस केस में मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिया, डीलर ने कंज्यूमर को दिया, तो डीलर को क्या मिल जाएगा? क्या आंसर इज यस, टैक्सेबल सप्लाई करता है डीलर बेटा, उसे भी आईटीसी मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा पैसेंजर का टैक्सेबल सप्लाई के रूप में, तब भी बेटा उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स, अब देखिए एक ड्राइविंग स्कूल है जहां पर कार चलाना सिखाते हैं, आपने सुना भी होगा 30 दिनों में कार चलाना सीखे, 30 दिनों में बने एक्सपर्ट ड्राइवर, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो वो जो स्कूल होते हैं बेसिकली वो ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं। तो वो ट्रेनिंग स्कूल्स अगर कोई कार परचेज करते हैं तो उस कार पर लगने वाला जो इनपुट टैक्स है उसका वो क्रेडिट ले लेंगे, क्योंकि थर्ड कंडीशन जो बात करती है वो इसी की बात करती है कि ट्रेनिंग के लिए, अगर ड्राइविंग के लिए वो मोटर व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं तो उसका भी बेटा आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में जो बात की गई है सिंपल क्या बात की गई है, जो थर्ड में पढ़ा उसी को दोहराया गया है और कुछ नहीं है। जैसे आप एक बार हम पढ़ लेते हैं इसे, जैसे आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ के इसका पता लगा सकते हैं, आईटीसी ऑन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन द एलिजिबल पर्पस इज नॉट अलाउड। बेटा क्या बताया गया है कि जो थर्ड पॉइंट में कॉलम दिए गए हैं, अगर इन्हीं पर्पस के लिए इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स यूज हो रहे हैं तभी आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये तो बेटा सिंपल हमें वैसे ही पता चल गया। तो फोर्थ पॉइंट आप होमवर्क रखें, फोर्थ घर पर पढ़ सकते हैं। तो एक बार समराइज करता हूं मैं इस पॉइंट को, क्या है कि मोटर व्हीकल जिनकी कैपेसिटी 13% तक है इंक्लूडिंग ड्राइवर, अगर वो यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए, तो उस केस में इन मोटर व्हीकल्स पर जो इनपुट टैक्स होता है उसका क्रेडिट नहीं मिलता। बट 3 एक्सेप्शन है, कौन कौन सी? अगर उन मोटर व्हीकल का फर्दर टैक्सेबल सप्लाईज की जा रही है तब मिल जाएगा क्रेडिट। अगर उन मोटर व्हीकल का यूज़ किया जा रहा है टैक्सेबल सप्लाई में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की, तब क्रेडिट मिल जाएगा। अगर उन मोटर व्हीकल्स का यूज़ किया जा रहा है किसी ट्रेनिंग स्कूल में या ड्राइविंग स्कूल्स में, तब भी बेटा उन मोटर व्हीकल्स पर जो इनपुट टैक्स है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, मोटर व्हीकल खत्म हुआ। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। वेसल एंड एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में क्या आईटीसी मिला करता है? नहीं मिलता बेटा, यहाँ पर भी ब्लॉक क्रेडिट है, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन की बात करते हैं कि अगर वेसल एंड एयरक्राफ्ट यूज्ड हो रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए, जो फॉलोइंग पर्पस है। नंबर 1, मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच वेसल और एयरक्राफ्ट, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, सिमिलर है प्रोविजन। इसका मतलब भी यहाँ पर वही है कि उन वेसल या एयरक्राफ्ट को फर्दर सप्लाई किया जा रहा है, उनकी टैक्सेबल सप्लाई की जा रही है, तब उन पर लगने वाला जो इनपुट टैक्स है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तब भी मिल जाएगा बेटा। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल्स, वेसल का यूज किया जा रहा है बेटा ट्रेनिंग पर्पस के लिए, तो उस केस में भी जो अथॉरिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है उसे बेटा आईटीसी मिल जाएगा। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, अब एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है बेटा ट्रेनिंग के लिए, तब भी बेटा मिल जाएगा उसमें क्रेडिट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वेसल एयरक्राफ्ट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है गुड्स का, तो बेटा इस केस में भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटिंग टू। अब देखिए जनरल इंश्योरेंस सर्विस रिपेयर एंड मेंटेनेंस किससे रिलेट करती है? जो बेटा मोटर व्हीकल हमने पढ़े अप टू 13% की कैपेसिटी, यानी इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स, और दूसरा जो हमारे वेसल और एयरक्राफ्ट है इनसे रिलेटेड है वो है, तो उस केस में आईटीसी मिल जाएगा क्या? आंसर इज नो, आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा अगर एक्सेप्शन में फॉल करता है तो मिल जाएगा आईटीसी। देखते हैं एक्सेप्शन क्या है। सच सर्विस relating to ineligible motor vehicle, vessel or aircraft when used for eligible purpose, जो exceptions हमने पढ़ी है उन exceptions में अगर वो ineligible motor vehicle या vessel या aircraft यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट, such services when received by, अगर ये सर्विसेज रिसीव कर रहा है कौन? नंबर 1, मैन्युफैक्चरर ऑफ इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट। जो मैन्युफैक्चरर है इनएलिजिबल मोटर व्हीकल का, वेसल्स का या एयरक्राफ्ट का, वो रिसीव करता है तो उसे आईटीसी मिल जाएगा। सप्लायर ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट, जो सप्लायर है बेटा जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज का, केवल उसे ही आईटीसी मिल रहा है, ध्यान देना।
रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अगर कोई सप्लायर है उसे बेटा नहीं मिल रहा आईटीसी, ठीक है। तो सेकंड क्लॉज में समझिए क्या बात करते हैं, सप्लायर है जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज का इन रेस्पेक्ट ऑफ इन एलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट इंश्योर्ड बाय हिम, यानी जो इंश्योरर है बेटा, जो जनरल इंश्योरेंस की सर्विस दे रहा है, अगर कोई वो सर्विस रिसीव कर रहा है इन एलिजिबल मोटर व्हीकल या वेसल या एयरक्राफ्ट को इंश्योरेंस कराने में, तो उस सर्विस पर भी उसे आईटीसी मिल जाएगा, ये बात की गई है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड। अब देखिए लीजिंग हो रहा है या रेंटिंग हो रही है या हायरिंग हो रही है मोटर व्हीकल का, वेसल का या एयरक्राफ्ट का, उनके रेस्पेक्ट में भी कोई भी आईटीसी बेटा नहीं मिला करता, ये बात करता है फोर्थ पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी बेटा एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, नंबर 1, such services when used for making an outward taxable supply of same category of a services or as an element of a taxable composite or mixed supply। यहां पर देखिए बेटा दो प्रोविजन है, ये जो लीजिंग और रेंटिंग की जो सर्विस दे रहा है वो कौन दे रहा है, एक रजिस्टर्ड पर्सन दे रहा है जिसका काम है लीजिंग, रेंटिंग या हायरिंग का, दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को जिसका क्या काम है बेटा, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग का मोटर व्हीकल्स, वेसल या एयरक्राफ्ट की, यानी सेम कैटेगरी की बात की गई है। देखिए मिस्टर ए ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ठीक है बेटा, ये अगर लीज पर दे देते हैं, क्या देते हैं, अपना एक मोटर व्हीकल, कौन सा मोटर व्हीकल की बात चल रही है बेटा यहाँ पर, अप टू 13 लोगों तक जिसकी कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है। किसे दिया इन्होंने लीज पे, इन्होंने लिया मिस्टर बी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को, दोनों बेटा सेम कैटेगरी के हैं, मिस्टर बी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और मिस्टर ए सेम बिजनेस में इन्वॉल्व है बेटा, तो इस केस में बेटा आईटीसी मिल जाएगा, फर्स्ट पॉइंट ये बात करता है। और एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, अगर बेटा ये लीजिंग या रेंटिंग या हायरिंग की जो सर्विस है वो टैक्सेबल कंपोजिट या मिक्स सप्लाई का पार्ट है, तब भी बेटा इसका आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सच सर्विसेज व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को बेटा कोई लीजिंग की या रेंटिंग की या हायरिंग की मोटर व्हीकल की सर्विस या वेसल की या एयरक्राफ्ट की ये प्रोवाइड कराता है एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में, तब बेटा यहाँ पर आईटीसी मिल जाएगा। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि लॉ में मेंशन किया गया है या किसी कोर्ट ने जो है उसे ऑर्डर दे दिया है, ये क्या कहलाता है बेटा, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, आइए फटाफट से बात कर लेते हैं कि मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट के केस में कौन कौन से ब्लॉक क्रेडिट है। आईटीसी ऑन कार परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, ये बेटा ब्लॉक क्रेडिट है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेटा कार परचेज करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ये कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, सिंपल कार परचेज कर रही है, तो उस पर लगने वाला जो आईटीसी है वो ब्लॉक हो जाएगा, उसे नहीं मिलेगा। आईटीसी ऑन कार परचेज बाय अ कार डीलर फॉर सेल टू कस्टमर, ये अलाउड है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। आईटीसी ऑन कार परचेज बाय अ कंपनी एंगेज्ड इन रेंटिंग आउट कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ये अलाउड हो जाएगा बेटा। जो कार परचेज की है एक कंपनी ने, जो एंगेज है किस बिजनेस में, रेंटिंग आउट ऑफ कार, यानी सेम कैटेगरी है बेटा बिजनेस की, तो उस केस में अलाउड हो जाएगा आईटीसी। आईटीसी ऑन कार परचेज बाय कार ड्राइविंग स्कूल, अलाउड हो जाएगा बेटा। आईटीसी ऑन बसेस, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है बेटा, 24% की है, ठीक है। परचेज बाय अ कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक इज अलाउड, ये तो बेटा ब्लॉक क्रेडिट्स का पार्ट ही नहीं है। अप टू 13% वहां पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 24% की। आईटीसी ऑन ट्रक परचेज बाय अ कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स फिनिश्ड गुड्स, अलाउड है बेटा। आईटीसी ऑन एयरक्राफ्ट परचेज बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज, नहीं मिलेगा बेटा। ऑफ इट्स सीओ इज ब्लॉक्ड, एयरक्राफ्ट परचेज कर रही है कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने सीओ के ऑफिशियल यूज के लिए, वो बेटा ब्लॉक क्रेडिट है। ऐसी कोई कंडीशन बेटा हमने नहीं पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था कि अगर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है गुड्स का या ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है एटसेट्रा, ये कंडीशन हमने वहां पर पढ़ी थी, तभी जो है आईटीसी मिला करता था। नेक्स्ट, आईटीसी ऑन एयरक्राफ्ट परचेज बाय एविएशन स्कूल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, तब मिल जाएगा बेटा, आंसर इज यस, लिखा हुआ है, इज अलाउड। आईटीसी ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन, किसने लिया बेटा,
ऑन अ कार यूज्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पजेज, नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। ITC on maintenance and repair service availed by a company for a truck used for transporting its finished goods, ये अलाउड है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में तो व्हीकल पर कोई रोक है ही नहीं बेटा, वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पर थी। ITC on जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज टेकन ऑन कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये अलाउड हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए, ये अभी तक हमने बात की थी मोटर व्हीकल्स की, वेसल की और एयरक्राफ्ट की। अब बात करते बेटा फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, हेल्थ सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज के बारे में। इसके प्रोविजन को समझ लेते हैं एक बार। नंबर 1, कौन कौन सी गुड्स या सर्विसेज हैं जो ब्लॉक क्रेडिट है? फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ये वो सर्विसेज हैं बेटा जिन पर ब्लॉक क्रेडिट है, इनका ITC नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर कॉलम 3 बात करेगा एक्सेप्शंस की। चलिए एक्सेप्शन पढ़ते हैं। नंबर 1, such goods and or services when used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods and or services as an element of a taxable composite or mixed supply। देखिए सेम प्रोविजन जो हमने अर्लियर डिस्कस किया था वो इस केस में भी आ रहा है। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखिए सपोज एक कंपनी है बेटा बी एंड कंपनी, ये क्या है? ये बेटा केटरिंग की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है बेटा केटरिंग के लिए मिस्टर ए की मैरिज में। मिस्टर ए की बेटा शादी हो रही है। बी एंड कंपनी जब ये केटरिंग की सर्विस प्रोवाइड करा रही है तो कुछ केटरिंग की सर्विस ये सी एंड कंपनी से ले लेती है जो कि क्या है? कैटरर है, ठीक है। तो लॉ यहां पर बात करता है कि जब ये सी एंड कंपनी इसे इनवॉइस करेगी और उस इनवॉइस में बेटा GST लगा के देगी तो उस GST कंपोनेंट का बी एंड कंपनी क्या ले लेगी? ITC ले लेगी, इसे मिल जाएगा। ये बात की गई है, ठीक है बेटा, समझ आ गया? सेम कैटेगरी का यही मतलब होता है। ऐसे ही एग्जांपल मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन में दिया था। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सच गुड्स एंड और सर्विसेज व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू इट्स एम्प्लॉय अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में प्रोवाइड कराए जाते हैं ये सभी तरह की सर्विसेज एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, तो बेटा तब भी ITC इनका मिल जाता है, ठीक है। ये 2 एक्सेप्शन है बेटा। अगर इन दोनों एक्सेप्शन के अलावा कोई कैटेगरी बनती है तो उसमें ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, ये तभी मिलेगी बेटा इसका ITC जब ये कोई एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराए अपने एम्प्लॉयज़ को स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में, अदरवाइज कोई भी ITC नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, ट्रेवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वैकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन। तो इस केस में भी ये कंडीशन लग जाएगी, अगर एम्प्लॉयर इन्हें प्रोवाइड करा रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तो ITC मिल जाएगा एम्प्लॉयर को, अदरवाइज ITC नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट? कुछ एग्जाम्पल हैं, चलिए कर लेते हैं। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेजेस फूड आइटम्स फॉर बीइंग सर्व टू इट कस्टमर। ए मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है बेटा, परचेज करती है फूड आइटम्स अपने कस्टमर को देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या ITC मिलेगा? नो, ब्लॉक है बेटा, नहीं मिलेगा। ए बी एंड कंपनी, अ केटरर ऑफ अमृतसर, हैज़ बीन अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर केटरिंग इन अ मैरिज टू बी हेल्ड इन लुधियाना। ए बी केटरर है अमृतसर के, उन्हें बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है लुधियाना की एक मैरिज में। द फर्म हैज़ गिवन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ स्नैक्स टू बी सर्व्ड इन द मैरिज टू CD एंड सन्स। अब इसने एक कॉन्ट्रैक्ट फर्दर दे दिया बेटा, किसे दे दिया? CD एंड सन्स को, सप्लाई ऑफ स्नैक्स की, यानी केटरिंग का ही इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लोकल केटरर ऑफ लुधियाना, जो CD एंड सन्स है वो एक लोकल केटरर है लुधियाना का। तो इस केस में ITC बेटा किसे मिल जाएगा? AB एंड कंपनी को मिल जाएगा। ये हम ऑलरेडी अभी मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया था कि जब CD एंड सन्स इनवॉइस करेगा AB एंड कंपनी को तो उस पर लगने वाला जो GST है उसका AB एंड कंपनी क्रेडिट ले लेगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, ITC ऑन आउटडोर केटरिंग सर्विसेज अवेल्ड बाय अ गारमेंट एक्सपोर्टर फॉर मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज फॉर इट्स प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इज ब्लॉक। अब देखिए बेटा, गारमेंट एक्सपोर्टर जो है ITC ले रहा है आउटडोर केटरिंग सर्विसेज की, तो क्या वो ले सकता है? आंसर इज नो, नहीं ले सकता, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के रेस्पेक्ट में, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लॉज C ऑफ सेक्शन 17 सब सेक्शन 5।
इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन हो रही है बेटा, उस रेस्पेक्ट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली जा रही है, तो क्या आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए पहले वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को समझ लीजिए। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो सप्लाई होती है बेटा वो कंपोजिट सप्लाई हुआ करती है, जिसमें गुड्स भी और सर्विसेज दोनों होती है। यानी अगर कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन होगी बेटा तो वहाँ पर सीमेंट, टाइल्स, ईंट ये सब होती हैं, साथ में क्या होता है, लेबर भी होती है, तो सर्विस भी हो गई प्लस गुड्स भी हो गए, तो दोनों का ये कंपोजिशन हुआ करता है, कंपोजिट सप्लाई ये बना करती है। पहले के जो लॉ थे, जैसे सर्विस टैक्स की हम बात करें, वहां पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विस हुआ करती थी बेटा वो मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी एप्लीकेबल हो जाया करती थी। लेकिन जो जीएसटी लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ही प्रोवाइड कराता है। यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा वो जीएसटी लॉ में सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट बेटा? चलिए अब यहाँ पर समझते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है। तो जीएसटी लॉ ने बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो हम देखेंगे वो हम दो प्रोविजंस में से देखेंगे, एक तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और एक जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। इन दोनों में से हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं कि जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में क्या बात करता है। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 जो है डिफाइन करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को जनरल क्लॉजेज एक्ट के। इमूवेबल प्रॉपर्टी टू इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड कर लिया गया बेटा, लैंड को भी इंक्लूड कर लिया गया है, साथ ही बेनिफिट अगर मिल रहा है किसी लैंड से तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है। जो थिंग्स अटैच्ड हैं अर्थ से वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है, या परमानेंटली अटैच कर दी गई है अर्थ से वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है। ये जनरल क्लॉजेज एक्ट ने डेफिनेशन दी। अब यहाँ पर जो टर्म है अटैच टू द अर्थ, इसका मीनिंग डिफाइन करता है बेटा सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अटैच टू द अर्थ का मतलब क्या है, देखिए अटैच टू द अर्थ का मतलब है रूटेड इन द अर्थ, यानी जमीन में नीचे तक गड़ी हुई है या उसकी जड़ें जमीन तक हैं। जैसे बात करें ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ये सब क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। अटैच टू द अर्थ का तो यही मीनिंग हुआ, ठीक है। लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बताई गई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, वो बेटा स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रास को कवर नहीं करता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एम्बेडेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ वॉल्स और बिल्डिंग, जो हमारी दीवार होती है या बिल्डिंग होती है ये बेटा एम्बेडेड होती है अर्थ के साथ। अटैच टू द अर्थ वो भी हो गया। अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच्ड। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा उन केसेस की बात करता है जहां पर एक परमानेंटली अटैच कर दी गई है कोई थिंग और उसमें ऑलरेडी कुछ आप अटैच कर रहे हैं। जैसे एक वॉल है, वॉल में आप विंडो लगाते हैं या डोर लगा देते हैं, ये भी क्या है, अटैच टू द अर्थ है। तो बेसिकली बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आया, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आया बेटा लैंड, और लैंड से कोई बेनिफिट अराइज हो रहा है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। कोई थिंग है जो अर्थ से अटैच कर दी गई है, जैसे वॉल हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये भी अटैच कर दी गई है, या परमानेंटली अटैच्ड है ऑलरेडी, वो भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। चलिए तो जो आईटीसी होता है बेटा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में क्या वो मिला करता है? आंसर इज नो। आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ब्लॉक्ड, ठीक है बेटा। लेकिन इसकी भी बेटा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बात करती है कि अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विस है वो क्या है, इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। यानी बात करें सब कॉन्ट्रैक्टिंग की, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देता है किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को, तो बेटा इस केस में आईटीसी मिल जाएगा। आंसर इज यस, मिल जाएगा। यानी सेम लाइन ऑफ बिजनेस अगर होता है तो आईटीसी मिल जाता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का इन रेस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ आ गया इतना। दूसरी एक्सेप्शन, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज प्लांट एंड मशीनरी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है बेटा वो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, तब भी बेटा उस रेस्पेक्ट में आईटीसी मिल जाएगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज के लिए। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि प्लांट एंड मशीनरी होता क्या है, तो देखिए लॉ ने डिफाइन किया है बेटा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब होता है मीन्स, एपरेटस, इक्विपमेंट्स
machinery fixed to earth by foundation or structural supports that are used for making outward supply of goods and or services and includes such foundation और structural support। देखिए अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है उसको फिक्स करने के लिए कोई फाउंडेशन बनाई जा रही है तो वो भी बेटा प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है। ऊपर की लाइन में सिंपल अपरेटस इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स टू अर्थ बाय फाउंडेशन ये लिखा हुआ है सिंपल, ये तो आपको भी पता है प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है। लेकिन जो लास्ट वाली बोल्ड की गई है सेंटेंस वो उस पर ध्यान दीजिए। सच फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी बनाया जा रहा है वो क्या है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बट एक्सक्लूड्स, क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी में से, लैंड को बाहर किया, बिल्डिंग को भी हटा दिया, कोई सिविल स्ट्रक्चर है बेटा उसे भी हटा दिया, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हैं वो भी नहीं होते प्लांट एंड मशीनरी, एंड पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रमाइसिस, पाइपलाइन जो बिछी हुई है फैक्ट्री प्रमाइसिस के आउटसाइड बाहर, वो भी बेटा प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। ठीक है, यानी अगर मैं कहूं कि अगर कोई पाइपलाइन लेड है इनसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसिस, क्या ये प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगी? आंसर इज यस, ये हो जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ITC on works contract services availed for construction of eligible plant and machinery is allowed to the recipient irrespective of the line of business of such recipient। क्या बात करता है बेटा प्रोविजन? प्रोविजन बात करता है कि जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस अवेल की गई है कंस्ट्रक्शन के लिए, किसके कंस्ट्रक्शन के लिए? एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी। तो ITC जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर मिल जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ सच रेसिपिएंट। ध्यान देना बेटा, अर्लियर अभी हमने क्या प्रोविजन पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस मिल रही है कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वहां पर जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता था वो सिर्फ और सिर्फ किसे मिलता था? जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस के पर्सन है केवल उन्हें ही मिला करता था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज का। ठीक है, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई प्लांट एंड मशीनरी है उस केस में ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो रेसिपिएंट है वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस का होना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ आ गया? यानी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी है तो उस केस में सेम लाइन ऑफ बिजनेस का अगर रेसिपिएंट है तभी उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का ITC मिलेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है प्लांट एंड मशीनरी की तो उस केस में ITC मिल जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? एक बात और यहां पर ध्यान देना बेटा, जो वैल्यू होती है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज की इन रेस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उस वैल्यू को रजिस्टर पर्सन बेटा कैपिटलाइज नहीं करता अपनी बुक्स में, तो जो कंडीशन हमने बेटा ऊपर पढ़ी थी कि जो टैक्स पेयर है वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस का होना चाहिए, वो फिर एप्लीकेबल नहीं होगी। उस केस में बेटा रेसिपिएंट को ITC मिल जाएगा भले ही वो रेसिपिएंट सेम लाइन ऑफ बिजनेस का हो या ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्रक्स में अगर बात कहे, जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस होती है बेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका ITC नहीं मिला करता, ये नॉर्मल प्रोविजन। बट इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस अवेल करता है एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रोवाइडिंग द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, तो उस केस में ITC मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ध्यान दें, अगर कंस्ट्रक्शन होता है प्लांट एंड मशीनरी का तो इस केस में भी बेटा जो ITC है वो अलाउड हो जाएगा भले ही जो रेसिपिएंट है वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस का है या नहीं है। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात, जो वैल्यू है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की, अगर उसे रजिस्टर पर्सन कैपिटलाइज नहीं करता तब भी क्या होगा, रेसिपिएंट को ITC मिल जाएगा उस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस पर भले ही वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस का हो या ना हो। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो यहाँ पर बेटा ख़त्म होती है। चलिए नेक्स्ट सर्विस की बात करते हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए बेटा, रजिस्टर पर्सन क्या कर रहा है, रजिस्टर पर्सन बेटा सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उस केस में क्या होगा? तो लॉ बात करता है बेटा कि अगर कोई रजिस्टर पर्सन इमूवेबल की कंस्ट्रक्शन करता है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन करता है, तो उस केस में बेटा उसे ITC नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान देना बेटा, जो प्रोविजन हमने अभी पहले पढ़े इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने प्लांट एंड मशीनरी भी पढ़ा था,
अगर वो प्लांट एंड मशीनरी का सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो बेटा उस केस में उसे आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, एक बात बेटा और याद रखना है यहाँ पर, इस केस में जो वैल्यू है बेटा उन गुड्स या सर्विसेज की जो भी रजिस्टर्ड पर्सन यूटिलाइज कर रहा है इन सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उस वैल्यू को बेटा वो कैपिटलाइज नहीं करता है तब भी उसे आईटीसी मिल जाएगा। यानी दो केस में उसे आईटीसी मिलेगा। कौन कौन से केस में मिलेगा बेटा? अगर वो प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन करता है तब उसे आईटीसी मिल जाएगा। अगर जो वैल्यू है बेटा उन गुड्स या सर्विसेज की उनको वो कैपिटलाइज नहीं करता तब भी उसे आईटीसी मिल जाएगा। इन एनी अदर केस अगर वो सेल्फ कंस्ट्रक्शन करता है तब उसे आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, यही बात लिखी हुई थी इस प्रोविजन में। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनवर्ड सप्लाईज चार्ज टू टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। तो बेटा समझिए, जिस रजिस्टर्ड पर्सन ने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है, यानी वो पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, वो बेटा टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। जब हमने सेक्शन 10 पढ़ा था कंपोजिशन स्कीम का, हमने वहाँ पर समझा था वो पर्सन टैक्स कलेक्ट नहीं किया करता, साथ ही वो टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं किया करता था। वो क्या इशू किया करता था बेटा? बिल ऑफ सप्लाई इशू किया करता था। और टैक्स कैसे पे किया करता था गवर्नमेंट को? क्वार्टरली वो टैक्स पे कर दिया करता था। अपने टर्नओवर पे एक फिक्स्ड रेट हुआ करता था, उस फिक्स्ड रेट का जितना भी अमाउंट टैक्स की बनी वो क्वार्टरली गवर्नमेंट को पे कर दिया करता था। तो इस वजह से जो सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं बेटा, उन्हें आईटीसी नहीं मिला करता। क्लियर है? किसी भी प्रोविजन में उन्हें आईटीसी नहीं मिलेगा जब तक कि वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं। जैसे ही वो नॉर्मल स्कीम में आते हैं तो उन्हें आईटीसी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इनवर्ड सप्लाईज रिसीव बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो होता है बेटा, उसकी जितनी भी इनवर्ड सप्लाईज होती है उस पर उसे आईटीसी नहीं मिला करता। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर वो इंपोर्ट कर रहा है गुड्स, ध्यान देना बेटा, इंपोर्ट कर रहा है गुड्स, तो जो इंपोर्टेड गुड्स है उन पे उसे आईटीसी मिल जाएगा। क्या सर वो इंपोर्ट करे सर्विस तब भी मिल जाएगा? आंसर इज नो। अगर वो सर्विसेज इंपोर्ट करता है बेटा तो आईटीसी अवेल नहीं होगा, उसे आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इनवर्ड सप्लाईज यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। पर्सनल कंजम्पशन के लिए बेटा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का क्लॉज जी जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए सप्लाईज हो रही हैं गुड्स की या सर्विसेज की, उन पर आईटीसी असेसी को नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं फ्री सैंपल्स, गिफ्ट्स, गुड्स लॉस्ट या स्टोलन एटसेट्रा। क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। जो गुड्स बेटा गिफ्ट के थ्रू दे दिए गए हैं, क्या उन पर आईटीसी ले लेगा रजिस्टर्ड पर्सन? आंसर इज नो बेटा, नहीं ले सकता। जो डिस्पोज ऑफ हो गए हैं, फ्री सैंपल है, उस पर भी नहीं मिलेगा बेटा। जो लॉस्ट गुड्स हैं या स्टोलन गुड्स है या डिस्ट्रॉयड गुड्स है या गुड्स जो राइट ऑफ कर दिए गए हैं, इन सभी गुड्स पर बेटा आईटीसी नहीं मिला करता। ये ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें गिफ्ट का मीनिंग समझाया गया है। गिफ्ट का मीनिंग बेटा जीएसटी लॉ में मेंशन नहीं किया गया। सिंपल गिफ्ट का जो मतलब होता है कि गिफ्ट का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन अपने वॉलंटरीली यानी स्वेच्छा, अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव में, विदाउट कंसिडरेशन किसी दूसरे पर्सन को कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी दे देता है तो वो गिफ्ट कहलाता है। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं सैंपल की कि सैंपल क्या होता है। सैंपल को भी बेटा डिफाइन नहीं किया गया है जीएसटी लॉ में। तो सैंपल का मीनिंग यहाँ पर बताया गया है सिंपल बेटा, कमर्शियल पैरेलेंस से मीनिंग लिया गया है। सैंपल का मतलब है सैंपल्स आर गिवन टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स टू एनेबल देम टू टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द आइटम्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन टू बाय द सेम। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को जो है बेटा आइटम्स दी जाती हैं, किस लिए दी जाती है? ताकि वो टेस्ट कर सके उनकी क्वालिटी बिफोर मेकिंग अ डिसीजन टू बाय द सेम। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं कुछ सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स के बारे में जहां पर आईटीसी मिला करता है या नहीं। इन प्रोविजन को हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था बेटा टाइम ऑफ सप्लाई में, डिस्काउंट में। जब हम डिस्काउंट पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने इन्हें समझा था। सैंपल्स एंड फ्री गिफ्ट्स के केस में क्या होता है? तो सैंपल और फ्री गिफ्ट जो होते हैं बेटा वो सप्लाई नहीं माने जाते अनलेस अगर वो शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करते। ये हमने पढ़ा था। तो लॉ यहाँ पर मेंशन करता है कि ये जितने भी फ्री गिफ्ट्स या सैंपल हैं जो सप्लाई का पार्ट नहीं है, उनके रेस्पेक्ट में बेटा आईटीसी नहीं मिला करता। ठीक है, नेक्स्ट, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। एक प्रोडक्ट खरीदिए उसके बदले में एक ले लीजिए। सारे ऑफर बेटा चला करते हैं, बेसिकली सेल्स प्रमोशन ऑफर होते हैं। तो सर्कुलर बेटा यहाँ पर मेंशन करता है कि ये जो बाय वन गेट वन फ्री वाले ऑफर होते हैं ये बेसिकली कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का पार्ट हुआ करते हैं।
तो इस केस में जो सप्लायर होता है बेटा उन्हें आईटीसी मिल जाता है इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स, जो भी बेटा यूज हो रही हैं उन गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड कराने में। ठीक है, नेक्स्ट डिस्काउंट्स इंक्लूडिंग बाय मोर और सेव मोर ऑफर्स। वो डिस्काउंट जो बेटा बाय मोर सेव मोर के ऑफर दिया करते हैं, जैसे आप 1 आइटम खरीदेंगे 5% डिस्काउंट, 2 आइटम खरीदेंगे 20% डिस्काउंट, ऐसे कुछ डिस्काउंट्स की बात की जा रही है। इस केस में सर्कुलर ने मेंशन किया है कि यहाँ पर बेटा आईटीसी मिल जाएगा। सप्लायर शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द आईटीसी फॉर सच इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है बेटा, सेकेंडरी डिस्काउंट के केस में क्या आईटीसी मिलेगा क्या? सेकेंडरी डिस्काउंट्स याद करिए बेटा, सेकेंडरी डिस्काउंट वो डिस्काउंट होते हैं जो सप्लाई के टाइम पर पता नहीं होते, बाद में ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में सर्कुलर मेंशन करता है कि ये जो डिस्काउंट होते हैं बेटा, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ आईटीसी इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर इन दिस केस। इन डिस्काउंट्स का जो है बेटा इम्पैक्ट नहीं पड़ा करता आईटीसी की अवेलेबिलिटी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। आईटीसी रिवर्सल एंड रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन ड्रग्स आर ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई। जो मेडिसिन या ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स कौन से बेटा? ड्रग्स बेटा ये वो ड्रग्स नहीं है, ध्यान रखना, जिसमें रिया चक्रवर्ती फंसी है आजकल। ये ड्रग्स वो हैं जो प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, यानी जिन्हें डॉक्टर दिया करता है। दवाइयाँ वो यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो देखिए बेटा ये जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, ये कैसे होती हैं? इनका टाइम पीरियड मेंशन होता है कि इनकी एक सर्टेन एज होती है, वो कंज्यूम हो जाती है अगर मेडिसिन उस एज तक, तो बेटा वो यूज़ हो जाती है। अगर वो कंज्यूम नहीं हो पाती तो बेटा वो क्या हो जाती है? एक्सपायर हो जाती है, यानी किसी काम की नहीं रहती। तो इस केस में आईटीसी रिवर्सल या आईटीसी कैसे मिला करता है उस बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए प्रोविजन क्या कह रहा है, सर्कुलर क्या कह रहा है। देखिए बेटा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एमिल लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है बेटा। क्या मैन्युफैक्चर करते हैं बेटा? ये मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है बेटा, अब एमिल जो है जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करता है, ये होलसेलर को बेटा सेल कर दिया करता है। ठीक है, जो होलसेलर होते हैं उनके पास ये चली जाती है। जब भी एमिल लिमिटेड मेडिसिन किसे भेजेगा? होलसेलर को सेल करेगा। ठीक है, उस पर जीएसटी लगेगा बेटा। ठीक है बेटा, और इस जीएसटी का जो होलसेलर है वो क्या ले लेगा? क्रेडिट ले लेगा। ठीक है बेटा, ये ट्रांजैक्शन होती है। अब सिंपल देखिए, सपोज एक लॉट जो है मेडिसिन का वो भेजता है एमिल, और वो जो लॉट होता है वो होलसेलर को रिसीव हो गया। अब इस पर जो जीएसटी था लॉट पर, वो क्रेडिट उसने ले लिया होलसेलर ने। ठीक है बेटा, ये जो लॉट था बेटा ये पूरा सेल नहीं हो पाया बेटा, और इसमें से कुछ मेडिसिन जो थी वो क्या हो गई? एक्सपायर हो गई बेटा। तो सर्कुलर जो बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है बेटा कि ये जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, इन एक्सपायर्ड मेडिसिन को जो होलसेलर है बेटा वो एमिल लिमिटेड को सेंड कर रहा है। कैसे सेंड कर रहा है? फ्रेश सप्लाई ट्रीट कर रहा है उन्हें। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब ये मेडिसिन वो एमिल लिमिटेड को सेंड करेगा होलसेलर, उन्हें ऐसे ट्रीट करेगा जैसे वो उनकी सप्लाई कर रहा हो, यानी जैसे वो उन्हें बेच रहा हो एमिल लिमिटेड को। जितनी भी वैल्यू होगी इन मेडिसिन्स की, उस पर बेटा वो टैक्स लगाएगा। ठीक है, इसे बोला जाता है फ्रेश सप्लाई। अब जो प्रोविज़न बात करते हैं सर्कुलर के, वो ये बात करते हैं कि जब ये मेडिसिन पहुंचेगी एमिल लिमिटेड के पास और जो टैक्स इनवॉइस उसे मिलेगा, उस टैक्स इनवॉइस के बेसिस पर जो भी उसमें जीएसटी की अमाउंट होगी उसका बेटा वो क्रेडिट ले लेगा। कौन क्रेडिट ले लेगा? मैन्युफैक्चरर क्रेडिट ले लेगा। ठीक है, रेसिपिएंट लिया करता है क्रेडिट, तो इस केस में मैन्युफैक्चरर हो जाएगा बेटा रेसिपिएंट, वो क्रेडिट ले लेगा इन दवाइयों का। ये बात की गई है। ठीक है, दूसरा प्रोविज़न क्या बात करता है कि इन केस जो मेडिसिन पहुंची है मैन्युफैक्चरर के पास टैक्स इनवॉइस के साथ बेटा सप्लाई हुई है, ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर उन मेडिसिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉयड ख़त्म कर देता है, तो बेटा जितना उसने आईटीसी लिया था उन मेडिसिन पर वो क्या करेगा? फिर उनका रिवर्स कर देगा। ठीक है, ये बात की गई है। समझ आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं 9th पॉइंट की, टैक्स पेड इन फ्रॉड केसेस, डिटेंशन, कन्फिस्केशन एटसेट्रा। अगर बेटा कोई फ्रॉड केसेस है जिसमें टैक्स पे किया गया है, या जीएसटी डिपार्टमेंट ने बेटा गुड्स को कन्फिस्केट कर लिया है। कन्फिस्केशन क्या होता है बेटा? कन्फिस्केशन का मतलब है कि जो डिपार्टमेंट है जीएसटी डिपार्टमेंट, उसने गुड्स को जो है रजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ से अपने पास जब्त कर लिए हैं
और साथ ही जब उसने जब्त कर लिए वो गुड्स, उन गुड्स की जो ऑनरशिप है वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है जीएसटी डिपार्टमेंट को। इसे बोला जाता है कन्फिस्केशन। डिटेंशन क्या होता है? डिटेंशन होता है कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स जब्त हुए हैं बट ऑनरशिप किसके पास है? अभी भी रजिस्टर पर्सन के पास है। तो इन केस अगर बेटा टैक्स पे किया गया किसी फ्रॉड केसेस में, यानी सेक्शन 74 या सेक्शन 129 डिटेंशन या सेक्शन 130 कन्फिस्केशन, तो उस केस में बेटा वो जो टैक्स है उसका क्रेडिट नहीं मिला करता रजिस्टर पर्सन को। सेक्शन ये बात करता है। ये जो प्रोविज़न है बेटा ये हमारे फाइनल लेवल पर है, इंटरमीडिएट लेवल पर ये प्रोविज़न आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारा सेक्शन 17 जो है पूरा का पूरा फिनिश होता है। सेक्शन 17 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बेटा उन्हें अच्छे से करिए, एग्जामिनर जो पूछता है वो इन्हीं में से क्वेश्चन पिक करेगा, ठीक है। बाकी कल की क्लास में हम सेक्शन 18 को करेंगे और जो बैलेंस हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी है उसे भी करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।